दोस्तों, आज जिन कंपनीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज तो है, पर साथ साथ आप बहुत अच्छे रिटर्न्स का उम्मीद भी कर सकते हैं। तो पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 7% इन द लास्ट 7-8 ईयर्स। वेल, दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट फिगर, बट इसमें खास बात यह है कि 2 साल पहले इट जंप टू 12% और पिछले साल इट जंप्ड एक्चुअली टू फोल्ड टू अराउंड 25%। तो क्या पिछले 2 साल से बहुत अच्छा इसका ओपीएम हुआ है, एंड उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इस कंपनी का दिख रहा है। सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। बहुत कम कंपनीज का दोनों पॉजिटिव होता है। एंड सोने पे सुहागा, इट्स अ डेट फ्री कंपनी, देयर इज नो डेट व्हाटसोएवर। रिसीवेबल डेज अराउंड 2.5 महीने का है और वर्किंग कैपिटल 4.5 मंथ्स का है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 6% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 4 years, पर पिछला 2 साल में ऑन एवरेज हैज डबल्ड, ऑलमोस्ट 12% हो गया है। और वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन हैज बीन अराउंड 5% ओवर द इयर्स, पर पिछला 2 साल में दैट हैज आल्सो मोर देन डबल टू 12% ऑन एन एवरेज। तो पिछले 2 साल में इसका ओपीएम हैज एक्चुअली ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड, ROC ROE दोनों डबल हो गया, तो इसलिए इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा नजर आ रहा है। This company has India's largest library of IPRs, यानी intellectual property rights related to songs, background music, film dialogues and many more. कंपनी 1,30,000 सॉन्ग्स की IPR ओन करती है एंड सब डिजिटाइज हो चुका है। इसके अलावा इट ऑल्सो ओन्स 6,000 hours of television serials and 60 movies as well. And most importantly, it has digital licensing agreements across global over-the-top platforms यानी OTT, social media giants, TV channels and radio stations as well. और ये सब चैनल्स के कारण कंपनी क्लेम करती है that it has 700 crore songs touch points per month. और इसका सॉन्ग पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इन मैनी लैंग्वेजेस, पर उसमें हिंदी और बंगाली सॉन्ग्स का सबसे ज़्यादा शेयर है। जैसे हिंदी सॉन्ग्स का हो गया 25% और बंगाली सॉन्ग्स का 22% शेयर है ऑफ ऑल दी सॉन्ग्स इन इट्स रिपोजिटरी। रेवेन्यूज का बात करें तो 85% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम म्यूजिक। इसके अलावा 14% कम्स फ्रॉम टीवी एंड फिल्म्स, एंड 1% से भी कम इसका रेवेन्यू आता है लॉस मेकिंग पब्लिकेशन जिसका नाम है ओपन। और जहां इसका डिजिटल रेवेन्यू का बात करें तो वो प्राइमरीली 3 सोर्सेस से आता है। पहला हो गया आपका पब्लिशिंग कंटेंट ऑन platforms like YouTube. दूसरा, by licensing music catalogs to streaming platforms like Spotify, Apple Music, Gaana, JioSaavn, Wynk और कई सारे। और थर्ड हो गया by licensing the content to short form video applications like ShareChat and TikTok। और ये तीनों सोर्सेज में से म्यूजिक लाइसेंसिंग इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब अपने ये समझते हैं कि इसके लिए म्यूजिक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा लाभदायक क्यों है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इट एंटर्स इनटू इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स विथ ऑल दीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अंडर विच इट यूजुअली अर्न्स अ मिनिमम गारंटेड पे आउट कंबाइंड विथ सम प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रीमिंग रेवेन्यू एज वेल। और ये जो वेरिएबल कंपोनेंट है इट कंसिस्ट ऑफ शेयर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बोथ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एज वेल। और ये जो रेवेन्यू शेयरिंग है इसका जो कैलकुलेशन है ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब जैसे एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई का बात करें तो वो फॉलो करते हैं स्ट्रीम शेयर मॉडल, जहां द टोटल सब्सक्रिप्शन एंड द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इज डिवाइडेड अमंग द म्यूजिक राइट होल्डर्स बेस्ड ऑन द proportion of the total number of streams on a platform in any given month and in any given country that belong to a particular rights holders। अब अपने इंडिया में क्या है, जितने भी रॉयल्टीज कलेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग स्टेक होल्डर्स लाइक म्यूजिक लेबल्स, कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट बाय द इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। अब जो म्यूजिक रॉयल्टीज है वो इक्वली डिवाइड होता है बिटवीन लिटरेरीज एंड म्यूजिक साइट्स। तो पहले लिटरेरी साइट को देखें तो वहाँ के रॉयल्टी गेट्स फर्दर सब डिवाइडेड बिटवीन लिरिसिस्ट एंड द ओनर ऑफ द पब्लिशिंग राइट्स, और वो भी इक्वली उनके बीच डिवाइड होता है। और वहीं म्यूजिक साइट की तरफ देखें तो जो रॉयल्टीज है वो सब डिवाइड होता है बिटवीन द म्यूजिक कंपोजर एंड द ओनर ऑफ द म्यूजिकल राइट्स। यूजुअली म्यूजिक लेबल बोथ म्यूजिकल कंपोनेंट्स एंड लिटरली कंपोनेंट्स ऑफ द सॉन्ग का ओनर होता है।
अब जितने भी सॉन्ग्स जो रिलीज हुए थे बिफोर कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012, उसमें एक वन टाइम लमसम अमाउंट दे दिया जाता था बोथ म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट को, और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट रेवेन्यू होता था फ्रॉम रॉयल्टीज वो मिलता था टू द कॉपीराइट होल्डर। और आज के दिन इंटरनेट में स्ट्रीमिंग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट है, और यहाँ OTT और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स बन गया है। अब देखिए 2020 में ही बोथ OTT एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेड अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, राइजिंग फ्रॉम 65% इन 2016। और 2020 में ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड द टोटल टाइम दे स्पेंड ऑन लिसनिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 40% on year-on-year basis। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और पेड सब्सक्रिप्शन के कारण स्ट्रीमिंग सर्विसेज में मेजर ग्रोथ आया एंड हैज बीन अराउंड 21% in 2020। In fact, digital streaming accounts for over 85% of the music industry's revenue as of April 2021। और नवंबर 2020 को एक सर्वे कंडक्ट हुआ था मेनली कंसिस्टिंग ऑफ अर्बन एंड ऑनलाइन रिस्पोंडेंट्स, जहां 33% of the respondents in India had a paid subscription for streaming music। इसका मतलब कि कंपनी के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी रेस्ट 67% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स को वो टैप कर सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ बता दो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज म्यूजिक इज फ्रॉम द पीरियड 1960 to 2000, और ये जो 40 साल का पीरियड का म्यूजिक है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 69% to the total count of songs and 66% of the total licensing revenue। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने सॉन्ग से कंपनी को खास क्या फायदा हो रहा है और खास क्या फायदा होगा फ्यूचर में भी, पर दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी एक्चुअली इसको लेवरेज करती है दिस कलेक्शन ऑफ रेयर सॉन्ग्स, क्योंकि इस सॉन्ग का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है। और ऐसा नहीं कि कंपनी पुराने सॉन्ग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल में कंपनी हैज एक्वायर्ड न्यू म्यूजिकल राइट्स एज वेल। और फिगर्स का बात करें देन द म्यूजिक द कंपनी ओन्स हैज बीन लाइसेंस्ड टू ओवर 45 म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा इसके 25 चैनल्स है यूट्यूब में विद अ क्यूमुलेटिव सब्सक्राइबर बेस ऑफ 3 crore 40 lakhs। और यही नहीं, द म्यूजिक हैज आल्सो बीन लाइसेंस्ड टू 357 म्यूजिक चैनल्स फॉर द यूज इन द टीवी प्रोग्राम्स। और इस ह्यूज पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाने के लिए द कंपनी इज एक्वायरिंग new music across various languages to further support the licensing income going forward। In fact, South India में भी इसका TV serial segment में अच्छा खासा presence है, and in fact it has rights to over 6,000 hours of Tamil series, including successful series such as Roja, Chandralekha और Wali। और यहाँ कंपनी को सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि सिंस ये सब सीरियल्स का अच्छा खासा व्यूअरशिप है तो कंपनी को हायर एडवर्टाइजिंग रेट्स मिल जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि कंपनी का काफ़ी हाई डिपेंडेंस है ऑन इस ओल्ड कैटलॉग ऑफ म्यूजिक, और पिछले 2-3 साल में कंपनी ने काफ़ी म्यूजिक इंक्वायर किया है और अगला फ्यू ईयर्स में भी इसका 200 crore स्पेंड करने का प्लान है टू एक्वायर न्यू म्यूजिक राइट्स। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा इस म्यूजिक इंडस्ट्री का कि दैट अ म्यूजिकल कॉपीराइट ओनर कैन अर्न रॉयल्टीज फ्रॉम अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस मास्टर रिकॉर्डिंग फॉर 60 years from the song's date of release and from its publishing rights for 60 years from the death of the song's composer। और यहाँ 26% of the company's music library consists of songs released between 1960 to 1980, और वो 34% of the company's revenue को contribute करती है। इसका मतलब कि अगले 20 साल में कंपनी will be losing a part of its revenue every year। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये कि ऐसे देखा जाए तो कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ बाय डिजिटाइजेशन ऑफ द म्यूजिक, बट एट द सेम टाइम पहले कंपनी का क्या है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कवरी कैपेबिलिटी, एंड वो आज के दिन खास मायने नहीं रखता है। पहले क्या था, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी काफ़ी पुश कर पाती थी वो सब म्यूजिक के DVD CDs को मार्केट में, और इससे क्या होता था इट इज टू कैप्चर अ लायन शेयर ऑफ द मार्केट। और एक और फायदा कंपनी को होता था कि बार्गेनिंग पावर विद द म्यूजिक आर्टिस्ट ऑल्सो भी कंपनी को अच्छा खासा मिल जाता था ड्यू टू इट्स लार्ज शेयर इन द मार्केट। दूसरा रिस्क
कई सारे डिजिटल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप्स जैसे यूनाइटेड मास्टर्स, ट्यूनकोर, अम्यूज, ये सब जो कंपनीज है, दीज कंपनीज आर वेरी कम्पिटिटिव और अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनीज अलाउ कर रही है द आर्टिस्ट टू कीप द कॉपीराइट ऑफ देयर म्यूजिक एंड इंस्टेड दे चार्ज अ फिक्स्ड और अ वेरिएबल फी फॉर देयर सर्विसेज। और थर्ड रिस्क ये है कि कार्वा जैसा मिस्टेक कंपनी फ्यूचर में नहीं करे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कार्वा के कारण कंपनी को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि कार्वा को प्रमोट करने के लिए कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट बलून हो गया था। जबरदस्त रूप में कंपनी ने स्पेंड की तो प्रमोट कार्वा, और उस हिसाब से कार्वा का सेल्स कंपनी को मिला नहीं। इनफैक्ट पिछले साल तो कार्वा का सेल्स काफी डाउन हुआ है। वैसे देखा जाए तो कंपनी अब अपना एडवर्टाइजिंग बजट को काफी स्ट्रीमलाइन करी है। नाउ इट इज ओनली गोइंग आफ्टर द प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स, और कार्वा के मिस्टेक से भी कंपनी काफी कुछ सीख ली है एंड आई होप फ्यूचर में कंपनी ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करे। अभी तो फिलहाल सारेगामा शेयर का प्राइस काफी आसमान छू गया है, तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइस करेक्शन का वेट करिए और उसके बाद इसमें एंटर करिए। और आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि मेरे पास काफी कॉल्स आ रहे कि सब्सक्रिप्शन रेट थोड़ा कम करे। फिलहाल तो 15,000 का है एक साल का, जहां मैं अराउंड 25 स्टॉक बताता हूँ। अब मैं क्या है दोस्तों, एक और नया सब्सक्रिप्शन बेस शुरू किया हूँ, जहां आपको 15 स्टॉक्स मिलेंगे केवल 10,000 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन में। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। अगला कंपनी की तरफ चलते हैं और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 20% ओवर द इयर्स, और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन गुड साइंस। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी, और इसका रिसीवेबल डेज करीबन 1.5 महीने का है। इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 18% ओवर द इयर्स, अगेन वेरी गुड, और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड has been around 16%. This company focuses on CRAMS यानी Contract Research and Manufacturing Services। इसके अलावा कंपनी असिस्ट करती है ग्लोबल इनोवेटर्स को इन ड्रग डेवलपमेंट by supplying intermediaries for relevant new chemical entities during the clinical phase of the drug development. And the projects undertaken by the company includes process research, custom synthesis and इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग। अब इस कंपनी के दो वर्टिकल्स है, एक तो क्रैम्स और दूसरा है ड्रग डिस्कवरी बिजनेस। अब अपने समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या पिछले कुछ सालों में। हो क्या रहा था, 2003 से ही कंपनी जबरदस्त स्पेंड करी थी अपना ड्रग डिस्कवरी बिजनेस में भयंकर रूप में। इसका क्रैम्स बिजनेस से बहुत अच्छा कमाई हो रहा था, पर हो क्या रहा था कि क्रैम्प बिजनेस में जो कमाई हो रहा था उसका मेजर पोर्शन ड्रग डिस्कवरी के R&D में स्पेंड हो रहा था, इसलिए ओवरऑल नेट प्रॉफिट कोई खास दिख नहीं रहा था, क्योंकि इसका R&D एक्सपेंसेस वे वेरी हाई। अच्छा, यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्रैम्स बिजनेस इतना इसका प्रॉफिटेबल है, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा था, और इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि R&D में वो स्पेंड हो जा रहा था। तो हुआ क्या, बहुत लेटर स्टेज में व्हेन द कंपनी एक्चुअली गॉट स्प्लिट, और जब दोनों भाग में डिवाइड हुआ तब आइडिया लगा कि क्रैम्स बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल था, और उसके बाद पता लगा कि इसका जो दूसरा बिजनेस वर्टिकल है ड्रग डिस्कवरी बिजनेस, उसमें भी अगर ड्रग जो है वो फाइनलाइज हो गया तो उसमें भी जबरदस्त कमाई हो सकती है कंपनी का। वेल, ये दोनों बिजनेस ही काफी प्रॉफिटेबल है। क्रैम्स बिजनेस में बस ये आराम है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट कि भाई वो प्रोडक्ट अगर वो चल गया तब उससे जबरदस्त प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसका प्रॉफिट अच्छा खासी हो रहा है एंड स्टिल मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट। और यहाँ ड्रग डिस्कवरी में अगर उसका ड्रग चल गया तब तो इट विल बी लाइक एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट, पर अगर नहीं चला देन डेफिनेटली वहां प्रॉब्लम आएगा। ऑब्वियसली कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ना कि उसको जबरदस्त डेट लेना पड़ेगा और कंपनी विल बी इन बैड स्टेट, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट डेफिनेटली स्टॉक प्राइस विल टेक अ हिट। तो दोनों बिजनेस की अपनी जगह सही है। अब मैं यह सिंपली समझाता हूँ कि क्रैम्स बिजनेस मतलब क्या है, इसका क्रैम्प जो वर्टिकल है वो एग्जैक्टली करती क्या उसमें कंपनी। वेल दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में बेसिकली इट मैन्युफैक्चर्स रॉ मटेरियल्स ऑफ ड्रग्स व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड बाय बिग फार्मा कंपनी एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ ड्रग का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस के थ्रू जाता है, जहां बेसिकली ह्यूमन के ऊपर टेस्ट होता है। अब ये क्लिनिकल जो ट्रायल्स होता है इसमें फर्स्ट फेज होता है, सेकंड फेज होता है, थर्ड फेज होता है। फर्स्ट फेज में जनरली 20 से 100 लोगों के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है, सेकंड स्टेज में 100 से 500, और थर्ड स्टेज में 1000 से 5000 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होता है। और सबसे क्रिटिकल मोमेंट तब आता है व्हेन द ड्रग क्लियर्स फेज 3, यानी क्लिनिकल का ट्रायल थर्ड फेज में कंप्लीट हो जाता है एंड देन इट इज अप्रूव्ड एंड कैन बी कमर्शियलाइज्ड। अब क्या होता है कि जहां क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स की जरूरत था, अब मिलियंस ऑफ ड्रग्स का जरूरत पड़ता है।
बिकॉज कई कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होगा और खुद का मार्केट में भी जब उसका एक्सक्लूसिव पेटेंट रहेगा तो आप समझ सकते हो किस लेवल तक उसका ड्रग का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। और यहाँ इस कंपनी को बहुत फायदा होता है क्योंकि दिस कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी विच गेट्स द अप्रूवल ऑफ द ड्रग, क्योंकि अगर अप्रूवल उस कंपनी को मिलता है तो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा कई सारी ड्रग्स का और ये कंपनी हेल्प करेगी मैन्युफैक्चर करने के लिए वो ड्रग्स। इसलिए इसको क्रैम्स बिजनेस बोला जाता है क्योंकि बेसिकली दिस इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, और इस फील्ड में कंपनी का बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है एंड इट माइट रीच हायर हाइज इन द फ्यूचर। पर यहाँ के कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो थोड़ा साइक्लिक रहता है, आई वोंट से रियली साइक्लिक, बट देखिए कम बेसी रहेगा काफी हद तक। देयर विल बी क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ईयर्स, क्योंकि जब वो कंपनी का क्रिटिकल ट्रायल्स हुआ उसके बाद उसका अप्रूवल मिल गया तो एक बार तो उसको शुरू में झटके में जबरदस्त सप्लाई का दरकार पड़ा ड्रग्स का, तो उसको बहुत सारा ऑर्डर्स मिलेगा इस कंपनी को उस कंपनी से ड्रग्स के लिए। उसके बाद फ्यू बैचेस में आस्ते आस्ते मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में जब उसका कस्टमर को अप्रूवल मिले ड्रग को तब उसको जबरदस्त ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद आस्ते आस्ते मिलेगा। तो आप देखोगे कोई साल में इस कंपनी का जबरदस्त प्रॉफिट्स है, whereas उसका नेक्स्ट 2-3 years में there is like nominal profits, but it's not like कि प्रॉफिट्स नहीं है because different verticals से भी और आता है, but generally आप देखोगे कोई साल जबरदस्त परफॉर्म करती है कंपनी, it is because of the drugs approval in that particular year। अब यहाँ क्या है ना कि जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी फार्मा कंपनीज है, अब उनका पेटेंट, उसका एक्सक्लूसिविटी मिल गया पेटेंट का, तो अब वो नहीं चाहेंगे कि कई सारे मैन्युफैक्चरर के साथ वो डील करेंगे, वो चाहेंगे कि कुछ ही उनके मैन्युफैक्चरर्स उनका ड्रग्स मैन्युफैक्चर करे, ज्यादा इधर उधर भटकेंगे नहीं। और यहाँ इस कंपनी को फायदा होता है ऑफ द एक्सक्लूसिविटी फ्रॉम इट्स कस्टमर। और इसका जो दूसरा वर्टिकल है ड्रग डिस्कवरी, उसमें देखिए ऑलरेडी 1000 करोड़ स्पेंड हो गया और काफी हद तक वो पैसा क्रैम्स बिजनेस से आया है। वेल दोस्तों, अगर ड्रग डिस्कवरी भी अगर सक्सेसफुल हो गया और इसका ड्रग अगर थर्ड फेज को पार कर गया और अप्रूव हो गया और फिर कमर्शियलाइज हुआ, तो इमेजिन कर सकती हो क्या एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स होगा कंपनी का। तो दोनों तरफ से कंपनी को फायदा है। तो क्या हो रहा था, ये कंपनी को फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लोगों को पता नहीं हो रहा था कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसलिए कंपनी ने अपना बिजनेस को स्प्लिट कर दिया और एक कंपनी बेसिकली डील्स विद द क्रैम्स बिजनेस और दूसरा में ड्रग डिस्कवरी बिजनेस चला गया और दोनों कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सुवेन लाइफ साइंस लिमिटेड और इस कंपनी में ड्रग डिस्कवरी बिजनेस किया है, और दूसरा कंपनी का नाम है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स जिसमें क्रैम्स बिजनेस किया है। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया कि क्या पिटफॉल्स है और क्या क्या फायदा है दोनों वर्टिकल्स में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप की मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।